तो LR सर्किट है, बैटरी इसमें बता रखी है कि ये बैटरी है, तो डेफिनेटली अगर बैटरी बोल रखी है तो ये चार्जिंग केस है। वैल्यूज आपको गिवन है। फर्स्ट पार्ट आपको टाइम कांस्टेंट पूछा है, सिंपल डेटाज है। सेकंड पार्ट आपको स्टेडी स्टेट करंट दैट इज आई नोट पूछा है। थर्ड पार्ट टाइम इन विच करंट बिकम्स 50% ऑफ मैक्सिमम करंट दैट इज हाफ टाइम। हाफ टाइम पूछा है जिसमें करंट 50% हो जाए। फोर्थ पार्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दैट इज di/dt, लेकिन कितने समय पर, t/0। तो ये एक डिफरेंशिएशन होगा, आप चाहें तो कर भी सकते हैं अगर आप डिफरेंशिएशन में बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। आई का फॉर्मूला आपको पता है, उस फॉर्मूला का डिफरेंशिएशन करना है। फिफ्थ पार्ट वोल्टेज अक्रॉस सेल, तो ये दोनों पार्ट मैं कराऊंगा, लेकिन फर्स्ट थर्ड पार्ट में मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही सिली पार्ट है, कुछ भी नहीं, खाली बस हमको फॉर्मूलाज मालूम होने चाहिए। आई नहीं पूछा, क्या पूछा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दैट इज di/dt। आई तो जीरो होगा, बिल्कुल सही है, लेकिन di/dt जीरो नहीं होगा, तो उसको हम देखते हैं, इसलिए तो बोल रहा हूँ, मैं बताता हूँ। चलिए पहले तीनों पार्ट्स हो गए आपसे। तो फर्स्ट तीन पार्ट्स में कुछ भी नहीं है, टो टो का फॉर्मूला है L/R। एल आपको दिया गया है 2.5 हेनरी, रेजिस्टेंस आपको दिया है 50 ओम। सो ये कितना आ जाएगा 1/20। अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं तो कितना हो जाता है, 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं तो 50 मिली सेकेंड। ऐसा बोल सकता हूं क्या, नहीं समझ आया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड कर दिया, जो डिवाइड में 1000 है उसको मिली लिख सकते हैं ना, और 1000/20 कितना होता है, 1000/20 50 तो होता है, 50 मिली सेकेंड या 120 1/20 सेकेंड। सही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ओके, आई नोट का वैल्यू क्या होता है, V/R। V आपको गिवन है 3, R गिवन है 50, तो 3/50 एम्पियर। ठीक है, इसको भी चाहे मिली एम्पियर में करना चाहते हो तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, और ये आपका कितना आएगा 20, यानी 60 मिली एम्पियर। देखिए इतना आएगा कि नहीं आएगा, 60 मिली एम्पियर बोल सकते हैं, या 3/50 एम्पियर बोल सकते हैं। भाई नीचे वाला जो 1000 है वो तो मिली में, मिली बोल सकते हैं ना इसको, 1/1000 इज मिली, तो 10⁻³ इज मिली। तो ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख सकते हो ना, दिस इज 60/1000 या 60 इंटू 10⁻³ एम्पियर, और 10⁻³ को क्या लिख दिया, मिली। तो मिली एक प्रीफिक्स होता है, जैसे सेंटी 10⁻⁻² होता है, मिली 10⁻³ होता है, ठीक है। हाफ टाइम, टीएच का फॉर्मूला 0.7 टाउ होता है। सो जो भी टाउ आ रहा है उसका 0.7 टाइम्स 0.7 इंटू 50 मिली सेकेंड में आंसर दे रहे हैं, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आएगा 35 मिली सेकेंड बस। और अगर सेकंड में दे रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/20 को 0.7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं, सही है दोनों चीजें। बट बस ये डिपेंड करता है, आपको ऑप्शंस मिली सेकंड में दिया हो सकता है, तो इसलिए मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बताइए इसमें कोई दिक्कत है, कर सकते हैं। ओके, नाउ लास्ट पार्ट देखिए, ये सेकंड लास्ट पार्ट देखिए सर। सेकंड लास्ट पार्ट में आपको पूछा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मतलब क्या, di/dt, यही तो होता है, इतना तो हमको पता होना चाहिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मतलब di/dt। सो di/dt हमको निकालना है, और आई हमको पता है, आई का फॉर्मूला यही तो होता है किसी भी टाइम t पर। तो इसका मतलब हमको इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो इस डिफरेंशिएशन को सब लोग देख लेते हैं, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डी मैं t/0 बाद में जाके पुट कर दूंगा, तो इसको मैं यहां से हटा लेता हूं। सो d/dt ऑफ आई, व्हाट इज आई, v/r। ये v/r क्यों लिख दिया मैंने, आई नोट का वैल्यू v/r होता है 1, ध्यान से देख लेना सब लोग, है ना, लिख लेना बाद में, -t/τ। टो का वैल्यू भी पुट कर देता हूं, टो का वैल्यू क्या, चलो एक बार रहने देते हैं, इसका मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन करना है तो v/r का अंदर मल्टीप्लाई करूं या इसको बाहर निकाल लूं, बाहर निकाल लेते हैं, ज्यादा अच्छा है, कांस्टेंट है ना। अब मुझे बचा कौन अंदर, एक तो 1 और एक ये e। तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सबको पता है ये, और
एक माइनस जो यहाँ है वो वाला माइनस यहाँ लग दिया मैंने। e की पावर माइनस टी बाई टो का डिफरेंशिएशन बता सकते हैं क्या होता है? e की पावर माइनस टी बाई टो का डिफरेंशिएशन आएगा e की पावर माइनस टी बाई टो, फिर उसके बाद जो पावर है उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे और वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात पहले भी 2 बार करी है। तो माइनस टी बाई टो का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस टी बाई टो भाई, माइनस टी बाई टो का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस वन बाई टो। टो को भूल जाओगे क्या? रट्टा मार रखा है। ई की पावर माइनस सी का डिफरेंशियल मैंने बताया था माइनस ई की पावर माइनस, लेकिन यहाँ ई की पावर माइनस टी बाई टो का क्या होगा? ई की पावर माइनस टी बाई टो। भाई ई की पावर का जो भी है वो ई की पावर का वैसा रह गया। अब जो पावर है, पावर कौन है? पावर कौन है? माइनस टी बाई टो। बताइए इसका डिफरेंशिएशन कौन कौन कॉन्स्टेंट है? बताओ कॉन्स्टेंट कितना है? माइनस वन बाई टो कॉन्स्टेंट है, अंदर कितना बचा? टी। टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसका ये आया ना, इसको क्या यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो यही तो हमारा चेन रूल होता है डिफरेंशिएशन। ई का किया, फिर ई की पावर का किया। टो इज ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट। अब टो की वैल्यू रखेंगे। चलो अब आगे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। बताइए ये माइनस और ये माइनस प्लस v बाय आर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और टो की वैल्यू रख दी। बोलो टो की वैल्यू कितनी होती है? L बाय आर। और फॉर्मूला देखो आपका क्या बन गया, यहाँ r से r कैंसिल हो गया। सो आपका di बाय dt एक एक्सप्रेशन बना। इस एक्सप्रेशन को आप याद रख सकते हैं। di बाय dt कितना बनता है? v बाय एल ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। तो ये आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आ गया di बाय dt। तो इस एक्सप्रेशन को आप चाहे तो सीधा याद रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको सवाल में क्या पूछा था? कब पूछी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट? स्टार्टिंग में t बराबर 0। सो एट t इज 0 di बाय dt बताएंगे कितना होगा? यहाँ t की पावर, t की वैल्यू 0 रखेंगे तो e की पावर 0 हो गई, खाली क्या बचा? v बाय। नाउ व्हाट इज v, व्हाट इज l? व्हाट इज v एंड व्हाट इज l? v कितना था? 3 एंड l कितना है? 2.5। सो दिस इज di बाय dt। कितना आ जाएगा ये? 1.2 आएगा। 1.2। अच्छा क्या यूनिट होगी di बाय dt की? डेफिनेटली एम्पियर पर सेकंड। di बाय dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ऊपर करंट नीचे टाइम, एम्पियर पर सेकंड, ठीक है। तो ये एक पार्ट था जो हमने वहां कवर नहीं किया, यहां कवर कर लिया जी। ये टी टाइम की है। ये करंट कब का है? किसी टाइम टी का। अब टी क्या है? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, किसी भी जिस सेकंड पर आपको करंट चाहिए उस टाइम की पर्टिकुलर इंस्टेंट को यहाँ पुट करिए। हाँ क्यों किए? वो तो सवाल में पूछा है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अब रेट ऑफ चेंज, रेट का मतलब क्या होता है? टाइम के साथ चेंज। रेट का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होता था? डी फाई बाई डी टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या होता है? डी आई बाई डी टी। हाँ करंट पूछता तो ये निकाल लगाते। अगर वो अपने को पूछता बताओ टी बराबर 0 पर करंट कितना है, तो टी बराबर 0 पर तो करंट हमको पता ही है ना, इनिशियली करंट कितना होता है? आर में 0 होता है, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया। इसमें इसी को मैं ऊपर से इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। हमको अब इसमें पूछा क्या? नेक्स्ट पार्ट और देखिए सब लोग। नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा है? एक एक्सप्रेशन मैं बना रहा हूं इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज का। सब लोग ध्यान से सुनिए मैं क्या बात कर रहा हूं। वोल्टेज अक्रॉस एल। देखिए हमारा सर्किट मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया भी था कि क्या हो रहा है। हमारे इस सर्किट में जो इंडक्टर है और रजिस्टर है, आप जैसे ही बैटरी जो लगा रखी है, जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं, तो स्विच को ऑन करते ही आपका करंट अचानक से नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता? तो मैंने ये समझाया था क्योंकि जैसे आप स्विच ऑन करते हैं, अगर इंडक्टर नहीं है तब तो इंस्टेंटली करंट हो जाएगा V बाय आर। लेकिन क्योंकि इंडक्टर है, इंडक्टर सडन करंट में राइज का अपोज करता है। तो उस केस में क्या होगा? करंट इस सर्किट में बढ़ना चाहता है, करंट बढ़ना चाहता है क्योंकि बैटरी लगी है, लेकिन ये कॉइल क्या करेगी? उस करंट के बढ़ने का अपोज। तो हमको पता है इंडक्टर क्या करता है? सडन करंट में चेंज का अपोज करता है। चाहे बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देगा, घट रहा है तो घटने। बढ़ने का अपोज करेगा तो ये इंडक्टर एक ईएमएफ इंड्यूस करता है, और उस ईएमएफ की पोलैरिटी देखो मैंने सही बनाई है गलत बनाई?
तो कैसे पता चला सही बनाइए, क्योंकि इस पोलैरिटी के हिसाब से इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन आएगी वो मेन करंट के अपोजिट आएगी कि नहीं आएगी, मेन करंट के अपोजिट आएगी, और ये मेन करंट के बढ़ने का क्या कर रहा होगा, अपोज। सो इस ई का वैल्यू अपन को सवाल में पूछा है कि व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस एल। यहाँ कोई समय नहीं दिया है कि किस समय पर उसके अक्रॉस वोल्टेज बताइए, क्योंकि मैंने आपको यह भी बताया था कि इस इंडक्टर की वोल्टेज शुरू में ज्यादा होगी। मैंने एक एग्जांपल लिया था, वी मान लो 10 वोल्ट लगाया, तो शुरू में t बराबर 0 समय पर ये 10 ही होगी। अरे ये 10 है, ये 10 है, तभी तो करंट 0 है। शुरू में t बराबर 0 टाइम पर करंट 0 क्यों है, क्योंकि जितनी वोल्टेज आप बैटरी के लगा रहे हैं उतनी ही वो क्या कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है। सो टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट बताएंगे कितनी है, सर्किट की नेट वोल्टेज कितनी है, 0, क्योंकि इस 10 का करंट क्लॉक है और इस 10 का क्लॉक करंट अपोजिट जुड़ी हुई है ना, तो नेट वोल्टेज इज 10 - 10 दैट इज 0। पर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ये 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, मतलब एक्सपोनेंशियली ये क्या होता जाएगा, घटती जाएगी। और ये वोल्टेज इंड्यूस वोल्टेज घटती जाएगी, तो नेट वोल्टेज सर्किट की 10 - 9 1, 10 - 8 2, 10 - 7 3। सर्किट की वोल्टेज बढ़ती जाएगी तो सर्किट का करंट भी बढ़ता जाएगा, ये होता है। तो हमको यहाँ सवाल में हमको ये नहीं बोला कि वोल्टेज अक्रॉस एल किस समय पर बताइए, तो हम एक जनरल एक्सप्रेशन निकालते हैं टी टाइम पर वोल्टेज कितनी होगी। तो उसके लिए फॉर्मूला आप बताइए, ई का फॉर्मूला, मैं बात कर रहा हूं फिफ्थ पार्ट की, फिफ्थ पार्ट है ना, तो फिफ्थ पार्ट में ई का फॉर्मूला किसी को पता है, यस, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये हम सेल्फ इंडक्शन में पढ़ चुके हैं। नाउ वी हैव ऑलरेडी फाउंड डी आई बाई डी टी, निकाल चुके हैं ना, डी आई बाई डी टी, जस्ट मल्टीप्लाई इट विद एल। सो ये कितना हो गया, v बाय एल ई टू द पावर माइनस टी बाई टो, एल से एल कैंसिल, ई का वैल्यू आ रहा है माइनस वी। अब कोई मुझे ये बता सकता है ये फॉर्मूला में ये माइनस, यस, ये पोलैरिटी का जो साइन है, पोलैरिटी जो कैसे डिफाइन, पोलैरिटी मैंने उल्टी बनाई है ना बैटरी, वो उल्टी पोलैरिटी माइनस साइन से दिख रही है। यहां तब माइनस आता डी आई बाई डी टी जब करंट घट रहा है, उल्टा जब करंट, अभी तो इसमें क्या हो रहा है, बढ़ेगा, तो बढ़ रहा है तो बढ़ने का अपोज करेगा, ये बैटरी ऐसी बनेगी, इंड्यूस ईएमएफ ऐसा होगा। दैट्स व्हाई यहाँ माइनस साइन आ रहा है। और ये एक्सप्रेशन हमको किसी भी समय टी पर इंड्यूस वोल्टेज ऑफ इंडक्टर बता रहा है। और आप देखिए जो मैं बात कर रहा था 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, क्या ये वोल्टेज घट रही है, क्या ये एक्सप्रेशन घटने का या बढ़ने का है। मैंने बताया था दो एक्सप्रेशन होते हैं, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टो बढ़ने वाला, और ई की पावर माइनस टी बाई टो घटने वाला। ये कौन सा है, इसका मतलब धीरे धीरे इंड्यूस वोल्टेज क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, सर्किट की नेट वोल्टेज बढ़ती जाएगी और सर्किट का करंट बढ़ता जाएगा। तो मैंने आपको सारी बात बता दी, एग्जैक्टली जो चल रहा है, आप उसको कितना ग्रास्प करते हैं, कितना समझ पाते हैं, वो आप पे है, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल लेके बताया, और इस सवाल में हमको ये पूछा था। तो आपको अभी हाल फिलहाल चाहे तो ये या ये, इन दोनों में से कोई भी एक एक्सप्रेशन, मैं तो समझता हूँ ये वाला एक्सप्रेशन आप याद जरूर रख लें सीधा, क्योंकि पेपर में आप ये वाला डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप उसमें 1 मिनट लगा सकते हैं। सो ये वाला एक्सप्रेशन आप सीधा जरूर याद कर लें, जो पहले फॉर्मूला याद किया उसके अलावा। दिस इज व्हाट, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ये करंट नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, कि किस रेट से करंट बढ़ रहा है, ये वो है, ठीक है। हाँ, हाँ, इस चार्जिंग है ये समझना, आइडिया लगाना बड़ा आसान। मैंने जैसे कहा था, एक सिंपल तरीका है कि सर्किट में बैटरी की इंफॉर्मेशन है तो मतलब वो चार्जिंग है, लिखा नहीं हुआ, बात तुम सही कह रहे हो, जबकि लिखना चाहिए इन एलआर सर्किट बैटरी इज कनेक्टेड एंड चार्जिंग केस है, या फिर क्लियरली सर्किट देना चाहिए, ठीक है। बट ये अंडरस्टूड है, हम जो आर्टिकल स्टडी कर रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, ये चार्जिंग का केस है। नहीं भी लिखता तो बैटरी के लगे होने से हम आइडिया लगा लेंगे कि दिस इज केस ऑफ चार्जिंग। हाँ, करंट मैंने यहाँ 10 वोल्ट एग्जांपल लिया था ना, इसमें 3 वोल्ट दिया गया, मैंने तो एग्जांपल लिया था 10 वोल्ट की बैटरी, 3 वोल्ट है यहाँ पर। तो ये आप समझ गए, यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन हमने कर लिया, सबको समझ आ गया ना डिफरेंशिएशन, तो थोड़ा पक्का करो डिफरेंशिएशन को अपने। हाँ, क्या करंट,
करंट वोल्ट, करंट तो एम्पियर में होता है पहली बात तो। दूसरा ये कि जब बैटरी लगाई तो बैटरी का काम क्या है, सर्किट में करंट को फ्लो करना, और बैटरी तो ये चाहती है लगाई हुई वोल्टेज के हिसाब से, लगाए हुए रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट बन जाना चाहता है मैक्सिमम। मान लो बैटरी 10 वोल्ट की और रेजिस्टेंस मान लो 2 ओम का है, तो जैसे स्विच ऑन, अगर इंडक्टर नहीं होता तो करंट हो जाता 10/2 5 एम्पियर, अचानक हो जाता बिना किसी टाइम लैग के। लेकिन क्योंकि इंडक्टर लगा हुआ है ये अचानक 5 एम्पियर नहीं होने देगा, क्योंकि इंडक्टर की नेचर ही तो हमने ये स्टडी की है कि इंडक्टर क्या करेगा, अचानक 5 एम्पियर नहीं होने देगा, उसको धीरे धीरे बढ़ाएगा। बिकॉज क्योंकि अचानक करंट बढ़ने से इंडक्टर में जो फ्लक्स है वो चेंज होता है, करंट चेंज होने से फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होने से इंडक्टर क्या करता है, एक ईएमएफ इंड्यूस करता है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये सारी बातें तो हमने पहले ही स्टडी कर ली है, इंडक्टर को स्टडी कर लिया। तो यहाँ पर ई का ये फॉर्मूला भी देखो हमने पहले ही स्टडी कर लिया सेल्फ इंडक्शन टॉपिक में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ओके, नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन और दिया है, सब लोग देखिए, इस क्वेश्चन को सब समझते हैं। वो एक स्लाइड ऐड हो गया, चलिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन सबके पास है, सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझिए। इन द गिवन सर्किट, आपके सामने क्वेश्चन है, सबके पास नोट्स हैं। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इसको नोट कर लिया आप सब लोगों ने, करिए नोट। इससे पहले कहा, यही तो है, इसी को तो दिखा रहा है। अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन है, ये वाला, तो इसी की तो बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, स्विच वाला है वो, रोड वाला है। ओके, हाँ ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये वाला क्वेश्चन। चलिए, इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं, ये जूम कर लिया है। ओके, तो डिस्कस द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब, तो इसको नोट कर लीजिए आप, ताकि अपन आगे इस क्वेश्चन को डिस्कस करें। इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, तो सब लोग उस क्वेश्चन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। और ये वाला जो क्वेश्चन किया, ये एक बेसिक सवाल था। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, एक सर्किट बना रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, एक क्वेश्चन है, मैंने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था ना, एक लास्ट क्लास में क्वेश्चन खुद करवाया था ना, हाँ, तो उसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। बस एक मिनट देना, इस क्वेश्चन में मैं डेटा दोबारा से लिख रहा हूँ, इसमें आपको एक पार्ट और कवर करना है, उस पार्ट को मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था मैं दोबारा बना रहा हूँ। 2 हेनरी, 3 ओम और ये 6 ओम। ठीक है, और इसके साथ एक बैटरी लगी हुई है, एक स्विच है। ठीक है, बैटरी है कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की, इसमें से करंट आपको पूछा गया था। तो यहाँ पर इस सर्किट में एक इंडक्टर लगा है और रेजिस्टेंस 1 से ज्यादा है, तो जब भी रेजिस्टेंस 1 से ज्यादा है तो उस केस में हमको टाइम कांस्टेंट पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर हमने 2 पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिए, कौन कौन से 2 पार्ट बताइए। जस्ट आफ्टर द स्विच इज ऑन, तो करंट कितना बैटरी से निकलेगा ये आपको पूछ चुके हैं, बताइए उस केस को कैसे कवर किया था। जैसे स्विच ऑन करा, इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट, इंडक्टर ओपन होगा तो 3 ओम में करंट क्या जाएगा, 0, 6 ओम में जाएगा, जितना भी जाएगा। और आफ्टर सम टाइम इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, प्लेन वायर, प्लेन वायर बिहेव करेगा, तो 3 और 6 पैरेलल हो गए, उनका इक्विवेलेंट लेकर के करंट निकल, ये हम कर चुके हैं। अब इसी का एक पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, फाइंड द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। तो जब सर्किट में 1 से ज्यादा रेजिस्टेंस हो तब हम टाइम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। टाइम कांस्टेंट टो का फॉर्मूला क्या होता है, L/R होता है। तो यहां पर अब सब लोग देखिए, मैं करके बता रहा हूं आपको, एक फिर क्वेश्चन और दूंगा। L/R, L तो एक ही है लेकिन R 2 है, 2 रेजिस्टेंस है। तो आप देखिए इसमें रेजिस्टेंस कौन सा लेना है मुझे, तो आप वो देखिए कि इंडक्टर को जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है सर्किट में वो, अब इंडक्टर को कौन सा इक्विवेलेंट दिखाई दे रहा है। पहले तो इंडक्टर देखो, ये रहा इंडक्टर, इंडक्टर के दोनों सिरों पर एक एक नाम लिख दो, ए बी, मतलब मुझे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं सर्किट को थोड़ा इजी फॉर्म में बना देता हूं। ये मेरा ए और इंडक्टर यहां पर प्रेजेंट है, ये इंडक्टर प्रेजेंट, ये पी, एक तो हो गया 3 ओम। ठीक है, दूसरा कौन हो गया, 6 ओम। मुझे किसके बीच में आर देखना है, हमें
ये वो वाला आर देखना जो कि इंडक्टर को दिखाई दे रहा है, इंडक्टर के अक्रॉस जुड़ा हुआ है। तो इंडक्टर के अक्रॉस ए और बी मैंने नाम दिए, इस ए और बी के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस है, 3, 6 और साथ में क्या लगी हुई है, एक बैटरी। तो एक बात सुनना ध्यान से, जब भी हम आर इक्विवेलेंट निकालते हैं अक्रॉस द इंडक्टर, तो हम बैटरी का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस यहां नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। तो हम बैटरी को क्या करते हैं, एक प्लेन तार से रिप्लेस कर देते हैं, बैटरी को एक प्लेन तार से, और अब हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तब आप एक चीज देखिए, अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़कर आते हैं तो हमको बहुत ही आसान लगती है चीज कि जो ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा। ये सिंपल सा सवाल बन गया। इसमें 6 ओम जो है, आप देख रहे हैं 6 ओम जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाए। कैसे पता शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हुआ, कि अगर यहां से कुछ करंट आएगा तो वो करंट इस 6 ओम में ना जा करके इस प्लेन तार से जाएगा। यहां आने वाला जो करंट है उसके सामने दो रास्ते हैं, एक तो 6 ओम में जाए और एक इस प्लेन तार में जाए। तो वो किस में जाएगा, जाना पसंद करेगा, प्लेन तार है जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, 0 हो। प्लेन तार का रेजिस्टेंस क्या होता है, 0। तो सारा करंट इसमें जाएगा, मतलब इसमें कुछ रेजिस्टेंस नहीं, करंट नहीं गया, सारा करंट इसमें गया, इसमें कुछ नहीं गया। इसका मतलब 6 ओम जो है वो शॉर्ट सर्किट हो गया। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। और अगर हम शॉर्ट में बात करें तो वो ये है कि अगर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एक प्लेन वायर से इस तरह से बाईपास हो रहा है, जब भी कोई रेजिस्टेंस एक प्लेन तार से इस तरह से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस क्या हो चुका है, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस के साथ ऐसा ही हो रहा है, ये प्लेन तार से कनेक्टेड है, तो ये रेजिस्टेंस सर्किट में नहीं है। तो आप बताइए ए और बी के बीच में केवल कितना रेजिस्टेंस बचा। तो यहां से आने वाला करंट यूं गया, यूं गया, यूं गया, और किस में से गया, हद इसमें 3 ओम में से तो उसको झक मारा के जाना ही पड़ेगा, 3 ओम में तो जाना ही पड़ेगा। तो सर्किट में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कितना है, केवल 3। इस इंडक्टर के क्रॉस जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कितना है, केवल 3। तो यहाँ पर ए और बी के बीच का जो रेजिस्टेंस आया, हमारा जो फॉर्मूला टाइम कांस्टेंट का वो ये बन जाएगा L/R/AB। मतलब ए बी के बीच जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हमको यहाँ लिखना है। तो ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस कितना आया बताएंगे, ए और बी के बीच में कितना आया, केवल। तो इस क्वेश्चन का जो टाइम कांस्टेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, L/R/AB। L कितना था, 2, और R कितना है, 2/3। तो ये एक पार्ट है, आप इसको नोट करिए। ऐसा एक सर्किट और मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें उसमें टाइम कांस्टेंट निकालने का। स्टेप्स इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे। बैटरी को प्लेन तार से रिप्लेस करेंगे और इंडक्टर के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, बस। हाँ, वही तो समझा रहा था इतनी देर से कि ये 6 ओम जो है वो शॉर्ट सर्किट होगा। शॉर्ट सर्किट होने का मतलब इसमें से करंट अगर जाएगा ही नहीं तो फिर ये कंसीडर क्यों होगा। वही तो है, यहां से जो भी करंट आएगा वो करंट इस और इस दो पाथ में करंट को डिवाइड होना है। तो करंट इसमें और इसमें किस रेशियो में डिवाइड होगा, सारा का सारा करंट इसमें जाएगा, इसमें जाएगा 0। क्यों 0 जाएगा, क्योंकि इस पाथ में रेजिस्टेंस है और इस पाथ में 0 रेजिस्टेंस, एग्जैक्टली 0 रेजिस्टेंस। ठीक है, इसलिए तो करंट रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है पैरेललिंग। तो यहां पर करंट सारा जाएगा और इसमें बिल्कुल नहीं जाएगा। तो ये आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात बहुत आराम से समझ जाते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर पढ़ते हैं तो बहुत आराम से समझ जाते हैं। इसको अलग से मैं बता दूंगा। हाँ, अगर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया होता है तो हम बैटरी को उस इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। हाँ, हाँ, फिर उस हिसाब से करंट, फिर हमको तो टोटल रेजिस्टेंस है ना। हाँ, पर वो इस वाले सवालों में इंटरनल रेजिस्टेंस दे करके और कोई नहीं लेता है। कौन सा है ये, नहीं नहीं, ये तो मैं एक तरीका होता है चेक करने का कि ये समझाने का तरीका था कि अगर कुछ करंट यहाँ आता है तो इसमें से इसमें नहीं जाकर सारा इसमें जाएगा, इस वजह से ये क्या कंसिडर होगा, शॉर्ट सर्किट। हाँ, तो जब इंडक्शन होगा, जब वो इंड्यूस करेगा वोल्टेज, तो उसके हिसाब से भी तो करंट आएगा, और सर्किट में ओवरऑल जो करंट फ्लो होगा तो सभी रास्तों में से जाएगा ना। अब इंडक्टर के अक्रॉस रेजिस्टेंस देखना है, तो एक तरह से कह सकते हो इंडक्टर को एक ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है, बैटरी मानकर आप चेक कर सकते हो कि कौन सा रेजिस्टेंस कंसीडर होगा और कौन सा नहीं। ठीक है, तो इसको एक बार लिख लीजिए। और इसमें इसी के जैसा मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं। ये सवाल करना क्यों जरूरी है, आपको शीट में क्वेश्चन दिया गया है ऐसा, इसलिए मैंने कराया, और पूछ भी सकता है पेपर में, तो मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए आप। ठीक है, और फिर अगले क्वेश्चन पर अपन आते हैं।
ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा दिया था मैंने, बस इसका ये एक पार्ट रह गया था, तो इसको कर लिया हमने। तो ऐसा एक सर्किट और ड्रॉ कर रहा हूं, उस सर्किट का टाइम कांस्टेंट आप बनाएंगे, बताएंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। चलिए इसको आप बताइए। टेन ओम, 10 ओम, एक स्विच भी लगा रहा हूं मैं यहाँ पे। इसमें अपन सभी पार्ट कवर कर लेते हैं, जो तीनों पार्ट पहले किए थे वो तीनों पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, 10 10, ठीक है, 5 एंड दिस इज 5, और ये है 20 20 है, ठीक है, और ये है 100 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, एक स्विच लगा हुआ है। तो इसमें तीन पार्ट्स हैं, आप सबको पता होगा तीन पार्ट कौन कौन से, बता सकते हैं? तो फर्स्ट पार्ट इज कि जस्ट आफ्टर द स्विच इज ऑन फाइंड द करंट फ्रॉम द बैटरी। ठीक है, यहां पर मैं फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूं, फाइंड आई एट टी इज इक्वल्स टू 0। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे करंट कितना होगा, ये पार्ट बताएंगे। इसके लिए सर्किट बनाकर इसको करेंगे। अगर हम इनिशियल स्टेज पर लर्न कर रहे हैं तो हमको कैसे इंडक्टर को बिहेव करवाना है वो हमको पता होना चाहिए। हाँ, वो देखते हैं। फिर से पूछूंगा फाइंड आई एट टी इज इन्फिनिटी, मतलब आफ्टर सम टाइम। ठीक है, और तीसरा पार्ट ये टाइम कांस्टेंट, उसके मैं वापस ऊपर ही ले लूंगा। ठीक है, तो आप पहले ये दो पार्ट्स को कवर कीजिए सब लोग, इसका हाँ निकालिए, जो भी आंसर आ रहा है निकालिए, करिए। सर्किट में सारे डेटा क्लियर हैं आपको, है ना? करिए। सबसे ज्यादा ये वाला सवाल पूछा जाता है, जस्ट आफ्टर द स्विच इज ऑन, आफ्टर सम टाइम द स्विच इज ऑन। करके देखिए, मुझे नहीं पता, मैंने रैंडम डेटा दिए हैं, आंसर कुछ भी हो सकता है। आपको बस पता होना चाहिए कि इंडक्टर स्टार्टिंग में ओपन रखना है और आफ्टर सम टाइम प्लेन तार से रिप्लेस करना है और करंट निकालना है। इस टॉपिक के लिए हमको थोड़ा बहुत करंट इलेक्ट्रिसिटी आना जरूरी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना, जैसा कि इसमें हमने किया, वो करना आना जरूरी है। ठीक, बाकी इतना हार्ड वाला कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला पार्ट इसमें यूज नहीं होगा। तो फर्स्ट केस में आप जानते हैं कि जैसे टी स्टार्टिंग में स्विच ऑन किया जाएगा, इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, एक ओपन सर्किट। तो आप इस सर्किट में इंडक्टर की जगह एक ओपन सर्किट इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। बचे हुए चीजों को एज इट इज ड्रॉ कर दीजिए। 10 10 और बैटरी है 100 वोल्ट। तो इस केस में अब आप देखिए, अब आप मुझे बताइए, क्या ये ऊपर वाली ब्रांच में करंट जाएगा? जिसमें इंडक्टर जुड़ा हुआ है उसमें करंट नहीं जाएगा, सिर्फ नीचे वाले लूप में करंट घूमने वाला है। नीचे वाले लूप में करंट घूमेगा तो उसके रास्ते में कितने रेजिस्टेंस आ रहे हैं जरा देखकर बताएंगे, 10 ओम और 10 ओम। दोनों सीरीज में है पैरेलल में, बताएंगे पहले? ये दोनों 10 और 10 किस में, सीरीज में है पैरेलल में? सीरीज में है। तो यहां पर इनिशियली करंट जो आएगा कितना आएगा, 100/20, दैट इज 5। तो इनिशियल करंट 5 एम्पीयर। ये वाला सवाल किया था हमने पहले, वही उसी को रिपीट किया दोबारा। नेक्स्ट, इन्फिनिटी टाइम पर आपको करंट पूछा है, क्या करेंगे बताओ? दोबारा सर्किट बनाएंगे बाय रिप्लेसिंग इंडक्टर, क्या, प्लेन वायर। यस, तो आप क्या करेंगे, दोबारा सर्किट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सर्किट में बस एक काम करेंगे, प्लेन तार, इंडक्टर की जगह प्लेन तार जोड़ दें, बाकी सर्किट एज इट इज बना दें और देखें फिर आप इक्विवेलेंट निकाल करके सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं। 10, ये 10 और ये है 5। बैटरी है 100 वोल्ट की, हमें बैटरी से निकलने वाला करंट चाहिए। तो अब बताइए, इसमें सीरीज पैरेलल हमको देखना है। पहले पैरेलल, पहले ये दोनों पैरेलल होते, सीरीज नहीं। पहले दोनों पैरेलल हैं या नहीं है? ये अब हमको, ये हमारे लिए बहुत आसान पार्ट है। अगर हम करंट पढ़ के आते हैं तो ये 10 और ये 5 दोनों पैरेलल हैं, और दो पैरेलल है तो उनका रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। तो यहाँ 10 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 50 डिवाइड बाय 15, तो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा 50/15 ओम। हो गया।
और ये 50/15 इस 10 के साथ फिर क्या होगा, सीरीज या पैरेलल, सीरीज होगा। तो ये बेसिक है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर इस, चलो मैं दोबारा बना देता हूँ, इन दोनों की जगह कितना जोड़ दूं, ये इसको सोल्व कर लूं, 5 10 जा 5 3 जा, और नीचे देखो, चलो एक स्टेप अगर आप बनाएंगे ना तो आपको दिख जाएगा वो सीरीज में, एक स्टेप आप और बना लो बस। देखो उन दोनों की जगह मैंने क्या लगा दिया, 10/3 ओम, और नीचे वाले को एज इट इज लगा दिया। अब दिख रहा होगा ये दोनों कैसे हैं, सीरीज है कि पैरेलल है, सीरीज है। कैसे पता चलता है, जब उन दोनों रेजिस्टेंस में सेम करंट जाता है तो वो सीरीज होती है। क्या दोनों रेजिस्टेंस में सेम करंट जा रहा है, तो बोलो सीरीज में रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ऐड। तो 10/3 + 10 कितना आएगा, कितना आएगा 40/3, 10/3 + 10 कितना आएगा 40/3। तो यहाँ पर बताइए करंट कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, वी कितना है 100 और आर कितना है 40/3। तो बताइए कितना आ गया 30/4, दैट इज 7.5। बिल्कुल सही है। तो डेटा कोई मुश्किल नहीं थे, ये कोई मुश्किल डेटा नहीं है, ये कोई मुश्किल सर्किट नहीं है। इनफैक्ट आरएल सर्किट आता है जस्ट आफ्टर सम टाइम पूछता है, तो हमें उसको अटेम्प्ट करना ही होता है, क्योंकि वो कभी टफ नहीं हो सकता। ये ऐसा का ऐसा ही, ये आपको लग रहा होगा करंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना ये टफ काम है, जबकि ये तो सबसे इजीएस्ट पार्ट में से है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये आपका आई आ गया इसमें, ठीक है। अब कर रहे हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या था बताएं, टाउ, सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकालना। तो वो निकालिए सब लोग, इसके लिए प्रैक्टिस करना है। थर्ड पार्ट है, इसी के ऊपर मैं टो, टो का फॉर्मूला L/R/AB। AB में कहा लिखूंगा, इंडक्टर के अगल बगल में लिखूंगा, मतलब इंडक्टर के अक्रॉस कितना सर्किट का रेजिस्टेंस है वो हमको लेना है और यहाँ रख देना है। और बाय रिप्लेसिंग बैटरी और प्लेन वायर, तो मैं एक बार दोबारा से बनाऊं, यहाँ इंडक्टर है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, बैटरी को प्लेन तार से रिप्लेस कर दिया, और ये रेजिस्टेंस, बैटरी को जैसे मैंने पहले भी कहा था प्लेन तार से। अब आप बताइए कि इस 10 और इस 5 ओम, इस ए और बी के अक्रॉस मुझे रेजिस्टेंस देखना है। तो मैंने पिछली बार क्या किया था, इंडक्टर को डॉट डॉट लाइन से बनाया था। एक तरह से आप इंडक्टर को हटा दो, क्योंकि इंडक्टर लगे होने से आपको थोड़ा सा जो है ये डिफिकल्ट दिखता है, जबकि है नहीं। हमको इंडक्टर नहीं कुछ करना, हमें तो इस ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब आप बताइए कि इसमें ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, बोलो बता सकते हैं कैसे, बताइए। ये 10 और 10 दिख रहे हैं, ये 10 और 10 कैसे हैं, ये सीरीज है कि पैरेलल हैं। 10 और 10 का पैरेलल कितना होता है, 5 ओम होता है। और ये 5 और ये 5 फिर क्या हो जाएंगे, पक्का सीरीज में होंगे, लेकिन दोबारा सर्किट बनाने की जरूरत तो नहीं है। सो आर बिटवीन ए एंड बी इज 10 ओम। बस यही, बस इतनी बात ही समझा रहा हूं। सो यहाँ पर टो कितना हो जाएगा, L/R/AB। व्हाट वाज L 20 और R कितना आया 10। तो यहाँ टाइम 2 सेकंड का मतलब क्या है, टाइम कांस्टेंट 2 सेकंड है, और टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जब सर्किट में करंट, सर्किट का में बैटरी से निकलने वाला करंट मैक्सिमम करंट का कितना हो जाए 63%, वही तो टाइम कांस्टेंट होता है, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन था, इसको कंप्लीट कर लीजिए तुरंत से 1 मिनट के अंदर अंदर। और कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं इसमें, है ना। एक्सेप्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आया, वो देखिए, वो बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। ये दोनों पैरेलल हैं, सीरीज हो गए, ये दोनों पैरेलल है, सीरीज। यहाँ कोई शॉर्ट सर्किटिंग नहीं हो रही, अच्छा है। ये 15 और ये 10 रहता नहीं, 10 और 15 है तो उन रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट का डिवीजन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये 10 है, ये 15 है, तो 15 में कम जाएगा, 10 में ज्यादा जाएगा। और यहां पर जो पिछला सवाल था, यहां पर क्या था, यहां पर रेजिस्टेंस ही कितना था 0। इसका मतलब सारा का सारा करंट इसमें से जाएगा, और उसमें से क्या जाएगा, कुछ नहीं। इसलिए इसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर लेकिन ये केस नहीं, यहां पर कुछ रेजिस्टेंस है, हाँ, दोनों में जाएगा। और दोनों में कितना कितना जाएगा, आधा आधा। हाँ, एक कम रहेगा एक ज्यादा रहेगा रेजिस्टेंस, तो कम वाले रेजिस्टेंस में करंट ज्यादा, ज्यादा वाले रेजिस्टेंस में करंट कम। इसको शॉर्ट सर्किट नहीं मानेंगे, जब ये प्लेन तार होगा तब शॉर्ट सर्किट मानेंगे। इसको मैं बताऊंगा तेरे को ना आराम से। चलिए हो गया,
बैटरी का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता ना, इसलिए बैटरी को प्लेन तार से रिप्लेस कर देते हैं, ये तरीका है। ठीक है, तो ये समझ आ गया। ऐसा सवाल आपको शीट में मिलेगा, आप कर लोगे अब ये टो निकालने वाला। हाँ करिए, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। हम आगे क्वेश्चन कर रहे हैं फिर से। एक बल्ब और एक इंडक्टर आप सबको दिख रहा होगा, इसमें देख लीजिए भाई सब, सर्किट देख लीजिए। मैं सर्किट को दोबारा रीड्रॉ करूंगा बोर्ड पे, इसको हटा दूं भाई, किया नहीं, चलिए फटाफट नोट करिए, 1 मिनट में इसको कंप्लीट करिए भाई, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लीजिए सब, और अपने अपने जो आइडियाज हैं वो इस पे अप्लाई करिए, अपने अपने जो भी लॉजिक है वो इस सवाल पे अप्लाई करिए, अगले सवाल पे जिन्होंने लिख लिया है। जस्ट आफ्टर द स्विच इज ऑन, करिए करिए फटाफट नोट करिए। ठीक है, तो ये पार्ट ऐसे ही अपन को धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके समझना पड़ेगा इन चीजों को। ठीक है, थोड़ा एक बार जाकर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी कोई लॉजिकली देखें डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, और ये वाले 2 सवाल अब आ रहे हैं बल्ब्स वाले, ये दोनों फेमस क्वेश्चन है लेकिन सिंपल मेथड है। मेथड वही है, लेंज लॉ को फॉलो करना है। ठीक है, और हटा दूं भैया अभी, चलिए चलिए तो फटाफट करिए भाई, इसको नोट कर। हो गया, कर दूं कंप्लीट, चलिए तो इसके बाद देखते हैं। चलिए हाँ, तो अब सब लोग देखिए भाई, इस सर्किट को मैं दोबारा रीड्रॉ कर रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या है, एक बल्ब लगा हुआ है, बल्ब का एक्चुअल सिंबल ऐसा है, ये वाला बनाते हैं, इसके साथ एक रेजिस्टेंस है। अच्छा बल्ब, सॉरी इंडक्टर है, इसके साथ एक इंडक्टर है। बल्ब जो होता है, बल्ब एनर्जी को डिसिपेट करता है, लाइट की फॉर्म में देता है, हीट की फॉर्म में देता है, मतलब बल्ब बिल्कुल एक रेजिस्टेंस ही होता है। तो और इंडक्टर आपका एक इंडक्टर है ही, इसके साथ एक बैटरी और एक सिंपल स्विच। तो ये आपका कौन सा केस हुआ, सिंपल आरएल चार्जिंग केस, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, आरएल चार्जिंग केस हुआ। अब इस केस में आपको पहला पार्ट पूछा गया है कि जस्ट आफ्टर द स्विच इज ऑन, बताइए आरएल सर्किट की करंट की इक्वेशन, शुरू में आपने यही तो बोला, जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं क्या होता है, क्या करंट फ्लो होता है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि डिस्कस द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब, बल्ब की ब्राइटनेस कब आएगी, बल्ब कब ग्लो करेगा, जब बल्ब में से करंट फ्लो करेगा। तो सारी चीज डिपेंड करती है करंट पर। तो अब आप मुझे बताइए कि जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो करंट कितना फ्लो होगा, स्विच ऑन करते ही करंट कितना होगा, 0। ये बात सही है, सही है। इसका मतलब आपको क्या लगता है, जैसे स्विच ऑन करेंगे तुरंत बल्ब जल जाएगा क्या, लेकिन अगले ही इंस्टेंट से बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। तो मुझे बताइए इस केस में अगर ऐसा बोलता कि स्विच ऑन करने के कुछ ही टाइम में, कोई वैसे कुछ टाइम तो नहीं, अपन जैसे स्विच ऑन करेंगे, ऑन करते ही तो बल्ब नहीं चलेगा, उसकी बल्ब की ब्राइटनेस की अचानक से मैक्सिमम हो जाएगी या धीरे धीरे मैक्सिमम होगी। ये बात सबको फील आ रही है ना, बिकॉज हमको सर्किट में मालूम है करंट विल राइज ग्रेजुअली, ग्रेजुअली नहीं एक्सपोनेंशियल, करंट विल राइज एक्सपोनेंशियली, धीरे धीरे करंट बढ़ता है। और जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे ही, अरे करंट जाएगा बल्ब में तभी तो वो चमकेगा, तभी तो ग्लो करेगा। ठीक है, तभी तो वो हीट और पावर की फॉर्म में एनर्जी देगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे बल्ब को का ग्लो बढ़ेगा, इंस्टेंटली नहीं। तो जैसे हम स्विच ऑन करेंगे बल्ब विल नॉट ग्लो, विल ग्लो एक्सपोनेंशियली, या धीरे धीरे बल्ब जलेगा। दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में क्या लिखा हुआ है, आफ्टर सम टाइम। अब बताइए आफ्टर सम टाइम में क्या होने वाला है, आफ्टर सम टाइम में, आफ्टर सम टाइम में अभी बताओ, जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है तो उसकी बल्ब की ब्राइटनेस धीरे धीरे बढ़ेगी, बढ़ करके मैक्सिमम हो जाएगी। कब मैक्सिमम होगी, आफ्टर सम। तो आफ्टर सम टाइम करंट आई कितना हो जाता है, आई नो, हो जाता है कि नहीं हो जाता है, सारा जो दारोमदार है वो करंट पे ही तो है। करंट मैक्सिमम हो गया तो बल्ब क्या हो गया, ब्राइटनेस क्या हो गई, मैक्सिमम। सो बल्ब विल ग्रो विद मैक्सिमम ब्राइटनेस, जो भी ब्राइटनेस उसमें आएगी उस सर्किट की वोल्टेज के हिसाब से
बैटरी के हिसाब से वो आ जाएगी, जितनी आनी चाहिए उतनी आ जाएगी। अब तीसरे पार्ट को और जरा ध्यान से देखना पड़ेगा सबको। तीसरे पार्ट में एक वर्ड लिखा है ड्यूरिंग स्विच ऑफ। अब ड्यूरिंग मतलब क्या, हम स्विच ऑफ कर रहे हैं तो स्विच ऑफ करने को भी हम एक ड्यूरेशन में काउंट कर रहे हैं। मतलब स्विच को ऑफ कर रहे हैं तो एक तरह से उसमें ऑफ करने में मान लो 0.1 सेकंड ले रहे हैं, 0.1, 0.01, कुछ टाइम तो लगेगा ना ऑफ करने में। तो हम जब स्विच ऑफ कर रहे हैं तो ऑफ करेंगे, तो आप मुझे बताइए सर्किट में स्विच ऑफ करेंगे तो सर्किट का करंट क्या होगा, घटना चाहेगा सर्किट का करंट। अब स्विच को ऑफ कर दिएगा तो सर्किट का करंट क्या होना चाहेगा, घटना चाहेगा। और घटना चाहेगा तो इंडक्टर क्या अचानक से करंट को घटने देगा क्या, धीरे धीरे घटाएगा, धीरे धीरे घटाएगा। बात तो सही है, लेकिन इसने एक बात बोली है, ड्यूरिंग द स्विच ऑफ ब्राइटनेस क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात पूछता हूं मैं, स्विच ऑफ करूंगा तो अचानक ऑफ करते ही बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या आएगा, ब्राइटनेस मैक्सिमम ब्राइटनेस से ज्यादा होगी या मैक्सिमम ब्राइटनेस से कम होगी। हाँ, तो अब इसको समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। जैसे हम स्विच को ऑफ करेंगे, ऑफ करते ही सर्किट का करंट क्या होना चाहता है, कम, पक्की बात है। और सर्किट का करंट कम होना चाहता है, इंडक्टर क्या चाहता है, करंट कम हो जाए, करंट कम नहीं हो। कम नहीं हो तो उसके उस केस में इंडक्टर क्या करेगा, ईएमएफ इंड्यूस करेगा। ईएमएफ इंड्यूस करेगा तो उस ईएमएफ की पोलैरिटी बताओगे क्या, कैसे होगी, वी की ही डायरेक्शन में होगी क्या, जिस डायरेक्शन में वी करंट फ्लो करा रहा है उसी डायरेक्शन में ई की पोलैरिटी होगी क्या। ये बात से सब एग्री कर रहे हैं, डेफिनेटली। अब बताओ यहाँ पर सर्किट की नेट वोल्टेज ड्यूरिंग द स्विच ऑफ, नेट वोल्टेज ऑफ द सर्किट देख करके बताओगे, वी प्लस ए लिखूं क्या वी माइनस ई लिखूं, देखो ढंग से, यहां पर लिखूंगा V प्लस, क्योंकि V का करंट क्लॉकवाइज, E का करंट क्लॉकवाइज सपोर्ट कर रहा है ना उसको, मतलब घटने नहीं दे रहा है। अब सुनिए, अब सुनिए, मैं आपको एक सिचुएशन क्रिएट करके बताता हूं। बल्ब जो है वो मान लो 10 वोल्ट पर उसकी रेटिंग है, 10 वोल्ट। रेटिंग से मतलब होता है 10 वोल्ट से ज्यादा अगर देंगे तो वो फ्यूज हो जाएगा। और मान लो मैंने बैटरी कितने लगाई है, 10 वोल्ट की ही लगाई है। तो इस केस में आप बताइए उस पर जो वोल्टेज आएगी बल्ब को मिलेगी वो 10 मिलेगी कि 10 से ज्यादा मिलेगी, 10 से ज्यादा हो गई। तो आप स्विच ऑफ करेंगे तो ये एक बड़ा मिरेकल थिंग है कि आप स्विच ऑफ कर रहे हैं और आपका बल्ब जो है फ्यूज हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, तो बल्ब फ्यूज हो सकता है। तो यहाँ पर दो केसेस, दो पॉसिबिलिटी हम लिख के चलते हैं, हम बल्ब को फ्यूज ही करें ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मान लो बल्ब ये मान लो 8 वोल्ट की, 8 वोल्ट की और इंड्यूस वोल्टेज कितनी मान लो पैदा हो गई 1, तो अभी जोड़ के बताओ कितनी हुई, 8 और 1 9, 9 हुई। 10 वोल्ट तक तो सेफ है, फ्यूज होगा क्या, नहीं। लेकिन ये बताओ इस सेकंड वाले केस में, सेकंड वाले केस में जब आफ्टर सम टाइम वाली बात थी तो ई तो जीरो हो गया था। जब सम टाइम इंड्यूस ईएमएफ जीरो हो जाता है ना, अरे यार वो इंडक्टर एक प्लेन तार की तरह बिहेव करता है, तो सर्किट में कितनी वोल्टेज थी 8, बल्ब ग्लो कर रहा था, मैक्सिमम ब्राइटनेस से ग्लो कर रहा था, कितनी वोल्टेज मिल रही थी उस केस में 8 वोल्ट। लेकिन जैसे स्विच ऑफ करेंगे तो वोल्टेज 8 से तो ज्यादा मिली ना, और 8 से ज्यादा मिली तो बल्ब की ब्राइटनेस नॉर्मल या मैक्सिमम ब्राइटनेस से भी थोड़ी ज्यादा ज्यादा आएगी ना। तो दो केसेस संभव है, या तो उसकी ब्राइटनेस नॉर्मल ये मैक्सिमम, या इसको मैक्सिमम ना लिख करके हम नॉर्मल भी लिख सकते हैं, नॉर्मल ब्राइटनेस से थोड़ी ज्यादा आएगी। या दूसरा केस क्या संभव है कि बल्ब फ्यूज भी हो सकता है। बात समझ आई। तो यहाँ पर ये क्या होगा, वी नेट वी प्लस ही आया है, सो ब्राइटनेस लिख लीजिए, अब हो गया सारा काम खत्म। ब्राइटनेस विल बी मोर देन नॉर्मल, नॉर्मल। तो आपको पेपर में अब क्वेश्चन आएगा, अगर ये स्विच ऑफ करेगा तो आपको ऑप्शन क्या दिया रहेगा, दोनों में से एक ऑप्शन दिया रहेगा कि बल्ब की ब्राइटनेस नॉर्मल ब्राइटनेस से ज्यादा होगी, और या फिर ये दिया रहेगा कि बल्ब में फ्यूज। तो आप ये पूछ नहीं सकते कि सर ये कौन सा आंसर लगाएंगे, सिचुएशन कोई सी भी संभव है। सो बल्ब में फ्यूज। हाँ बताइए। हाँ जनरली तो ये होता है, ऐसा हम क्यों करेंगे, ये बल्ब 10 वोल्ट का और हम उसमें 20 वोल्ट लगाएंगे। अगर ये 10 वोल्ट का बल्ब है तो हम उसके साथ 10 या 10 से
कम वोल्टेज ही लगाया करते हैं। तो इसलिए तो मैं दोनों संभावनाएं बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि बल्ब फ्यूज भी हो सकता है। और दूसरी चीज ये तो होगा ही होगा कि बल्ब की ब्राइटनेस नॉर्मल ब्राइटनेस से थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर इंड्यूस मैंने ये कहा था सर्किट के करंट को हाँ बढ़ाता नहीं है, हाँ लेकिन उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। हाँ लेकिन इसमें क्या होता है ना, एक चीज है, बैटरी बैटरी भी साथ में लगी है और इंडक्टर भी है। तो इस केस में बैटरी का वोल्टेज तो कुछ है ही है। ड्यूरिंग द चार्जिंग, ड्यूरिंग दिस केस, जब आपने स्विच को ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद स्टीडी करंट उसमें फ्लो होना शुरू हो गया। और जब स्टीडी करंट फ्लो होना लग गया तो इसमें क्या हो गई, कुछ एनर्जी स्टोर हो गई। अब जब इसमें एनर्जी स्टोर हो गई, अब जब आप इसको ऑफ करेंगे तो आप ये वाला केस तो फिर समझ गए कि V प्लस ई क्यों हो रहा है। तो ये जो एडिशनल ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, एडिशनल टू दिस, ये तो ऑलरेडी है ही है। ये इंड्यूस किसकी वजह से हो रहा है, इसमें स्टोर एनर्जी की वजह से। एडिशनल इंड्यूस करंट कहां से आता है, एक बात बताइए, डिस्चार्जिंग केस को अभी अभी हमने पढ़ा ना, अभी डिस्चार्जिंग केस को बताया था, रिपीट किया था। डिस्चार्जिंग में करंट क्या होता है, धीरे धीरे घटता है। आपने बैटरी तो हटा दी है, फिर भी करंट कैसे कुछ देर तक बना रह रहा है, कुछ देर तक करंट कैसे बना रह रहा है, क्योंकि इंडक्टर में कुछ एनर्जी स्टोर हुई थी। वो एनर्जी जो स्टोर हुई थी वही करंट बन करके सर्किट में दौड़ रहा है। और कुछ देर में वो जीरो क्यों हो जा रहा है, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है जो कि उस एनर्जी को डिसिपेट कर रहा है। हाँ नहीं नहीं, हाँ तो वही ना, यहाँ पर जब अपन बात करते हैं ना उसमें वो मेंटेन करना चाहता है, इसलिए तो ये घटने का अपोज कर रहा है, सेम डायरेक्शन में ईएमएफ बना रहा है, उसको मेंटेन करना ही चाह रहा है। बट इस इंस्टेंट पर, एक इंस्टेंट की बात हो रही है, इस इंस्टेंट पर ये वोल्टेज भी प्रेजेंट है। और हम एक पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं, अगर इस बल्ब की रेटिंग 10 वोल्ट हो और यहां भी 10 लगी हो, उस केस में फ्यूज हो सकता है। ठीक है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है और इसने भी इंड्यूस कर दिया। ठीक है, ये हटा नहीं है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट, हाँ ऑलरेडी प्रेजेंट, हाँ। कैसे बोल रहे हो कि इक्वल करना चाहिए, किस बेसिस पर, किस फॉर्मूला के बेसिस पर? इतना अपन ने वक्त ही नहीं दिया ना, हम तो सिर्फ जस्ट आफ्टर द स्विच ऑफ की बात करते हैं। यही हम ड्यूरेशन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ड्यूरेशन की बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि ड्यूरेशन की जब बात करेंगे तो फिर इतने में तो करंट खत्म ही हो जाएगा, स्विच आपने ऑफ कर दिया करंट जीरो हो जाएगा। लेकिन हम इसलिए यहाँ पर एक वर्ड यूज किया था, ड्यूरिंग द स्विच ऑफ। हम क्यों नहीं बोल देते सीधा स्विच ऑफ, हम बोल रहे हैं ड्यूरिंग स्विच ऑफ। ऑन कर यहाँ आफ्टर सम टाइम, जस्ट आफ्टर द स्विच इज ऑन, हाँ ब्राइटनेस बढ़ेगा लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा। इंडक्टर उसको अचानक से करंट को राइज नहीं करने देगा, और अचानक से राइज नहीं करने देगा, धीरे धीरे करंट राइज होगा, करंट धीरे धीरे राइज होगा तो ब्राइटनेस भी धीरे धीरे बढ़ेगी। हाँ बल्ब के बाद में और पहले से क्या मतलब होता है? अच्छा मतलब इंडक्टर इधर लगाना हो चाहिए और बल्ब उधर लगाना चाहिए, ऐसा? ऐसा नहीं होता है, आगे पीछे लगे होने से कुछ नहीं होता है। सर्किट में है ना वो, ये इधर है, ये आगे पीछे किसने बताया, ये भी आगे, इसको आगे बोल सकते हो इसको पीछे बोल सकते हो, ऐसा नहीं है ना, ये ऐसा नहीं होता सर्किट में। दोनों पैरेलल, दोनों बिल्कुल सीरीज में कनेक्टेड है, एक साथ, दोनों को एक साथ मिल रही है जो चीजें मिल रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये कोई वो नहीं है कि लंगर बट रहा है और पहले आर को बटेगा और फिर एल को बटेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, करंट है। चलिए तो आगे चलते हैं, एक अगला सवाल और करते हैं, उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगला सवाल भी बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर और बताएंगे आप। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप पढ़िए सब लोगों के साथ, इसको नोट कर लिया सबने, फटाफट करिए इसको नोट। जस्ट आफ्टर कब बोलते हैं, जस्ट आफ्टर जैसे स्विच ऑन किया उसी इंस्टेंट को, तो आंसर इज नो। जस्ट आफ्टर होता है टी बराबर जीरो टाइम। ठीक है, और
उसके थोड़ा देर बाद यानी 0.0000001 सेकंड भी तुम पूछोगे ना तो मैं कहूंगा हाँ बल्ब ग्लो करना शुरू हो जाएगा। तो जैसे स्विच ऑन करेंगे इंस्टेंटली नहीं ग्लो करेगा, बिल्कुल कम 0, और धीरे धीरे ब्राइटनेस बढ़ेगी। थ्योरेटिकली इनफाइनाइट टाइम पे होता है, प्रैक्टिकली कितनी बार बताया मैंने तुमको, थ्योरेटिकली वो इनफाइनाइट टाइम लेता है, थ्योरेटिकली जो फॉर्मूलाज हैं उसके हिसाब से इनफाइनाइट टाइम आता है, प्रैक्टिकली वो डिपेंड करता है एल और आर पे, और वो एल और आर की वैल्यूज के बेसिस पर मिली सेकेंड टाइम आया करता है। एल और मान लो टाइम कांस्टेंट ज्यादा है तो वो टाइम ज्यादा लेगा, टाइम कांस्टेंट कम है तो वो टाइम कम लेगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन देखो, इसके बाद फिर पूछना, ठीक है? एक बार अगला क्वेश्चन देखो, दोनों क्वेश्चंस के फिर आप एनालिसिस करना, फिर उसके बाद देखना दोनों क्वेश्चन क्लियर हो रहेंगे, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी वही चीज है। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, फिर से सेम सर्किट है, आप देखो जरा, लेकिन इस सर्किट में आप देखो डिफरेंस क्या है कि स्विच लगा ही नहीं। आप देखिए अगले क्वेश्चन को ध्यान से, अगले क्वेश्चन में स्विच लगा ही नहीं है। तो मुझे बताइए अगर स्विच लगा ही नहीं है तो क्या ऑलरेडी स्टेडी स्टेट आ चुकी है या नहीं? तो एक काम करते हैं, इस बार बल्ब इंडक्टर इधर लगाते हैं, ठीक है, और बल्ब उधर लगाते हैं, ठीक है, तो ये बल्ब, ओके। सो अब इसके बाद आप देखो सर्किट में बैटरी लगाई ही नहीं है, और बैटरी नहीं लगाई, सॉरी स्विच नहीं लगाया है, स्विच लगाया नहीं है, तो ये ऑलरेडी एक स्टेबल स्टेट में चल रही है, सारी चीजें स्टेबल स्टेट चल रही है। बल्ब जल रहा है या नहीं चल रहा, आप बता दो, पहले पहले क्लियर कर लो, बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा है? बल्ब जल रहा है, अपनी नॉर्मल यानी नॉर्मल और मैक्सिमम जो भी है नॉर्मल ब्राइटनेस से जल रहा है। नॉर्मल ब्राइटनेस मतलब जितनी वोल्टेज की बैटरी है उससे जितना वो जलना चाहिए उतना वो जल रहा है, नॉर्मल ब्राइटनेस से चल रहा है। लेकिन हमने इसमें कुछ ना कुछ फिर छेड़छाड़ करी है। क्या छेड़छाड़ करी है बताइए? इस बार क्या किया है, हमारे पास एक आयरन रोड है, आयरन रोड, ये आयरन रोड को हमने लिया और इस आयरन रोड को इस इंडक्टर के अंदर धीरे धीरे इंसर्ट कराना शुरू किया, ग्रेजुअली इंसर्ट किया। तो अब इस केस में पहला पार्ट आपको लिखा गया है कि ड्यूरिंग द इंसर्शन, अब देखो वर्ड्स पे ध्यान दो, ड्यूरिंग इंसर्शन बोला नहीं इंसर्ट कर दिया उसके बाद, नहीं, ड्यूरिंग इंसर्ट, जब रोड को इंसर्ट कर रहे हैं उस दौरान बल्ब की ब्राइटनेस पर क्या असर आएगा? अच्छा शुरू में क्या थी बल्ब की ब्राइटनेस? शुरू में क्या थी? नॉर्मल, नॉर्मल थी। अब आप मुझे बताना रोड अंदर इंसर्ट करने से क्या हो रहा है भाई? हाँ, रोड अंदर इंसर्ट करने से फ्लक्स पे कुछ असर आएगा क्या? मुझे बताओ, फ्लक्स पे असर आएगा? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मुझे? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कोस थीटा, या बी ए होता है। अगर रोड अंदर जाएगी मीडियम बड़ा, रोड कौन सी है? आयरन, आयरन की परमिएबिलिटी म्यू आर कितनी होती है? 5000। तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड का कितना होता है? म्यू नॉट एन आई। रोड जैसे जैसे अंदर जाएगी मीडियम म्यू आर बनता बनता जाएगा। देखो सारी चीजें लॉजिकली लिंक्ड हैं, जितना मीडियम अच्छा होगा, अच्छा फेरोमैग्नेटिक होगा, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड अंदर ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो लेकिन अचानक से ज्यादा नहीं हो रहा, धीरे धीरे ज्यादा हो रहा, तो धीरे धीरे बी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर शुरुआत ऐसे करेंगे, जैसे ही रोड इंसर्ट करेंगे वैसे वैसे बी बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स के बढ़ने का ये कोयल क्या करेगी? अपोज करेगी, फ्लक्स के बढ़ने का अपोज करेगी, तो एक ईएमएफ इंड्यूस करेगी, तो एक ईएमएफ इंड्यूस करेगी माइनस डी फाइव बाय। तो इसमें जो सर्किट में बैटरी लगेगी वो कैसे लगेगी? क्या बोलो, सही लगाइए क्या? सर्किट का मेन करंट कैसा है? क्लॉकवाइज। अरे फ्लक्स के बढ़ने का अपोज कैसे करेगी? घटाने का अपोज, घटाने के लिए क्या करेगी? करंट अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस कराएगी ना। बताइए सर्किट का नेट वोल्टेज क्या होगा? V प्लस ई या V माइनस? तो हम कैलकुलेटिवली बिल्कुल क्वांटिटेटिवली चेक कर लें चीजों को, V और वो उल्टी डायरेक्शन में E इंड्यूस हुआ है, तो सर्किट का वोल्टेज घट गया, तो सर्किट में बल्ब की जो ब्राइटनेस है, सर्किट का नेट करंट भी घट जाएगा क्या? जैसे जैसे रोड इंसर्ट करेंगे वैसे वैसे सर्किट पे करंट क्या होगा? वो घटता जाए, और बल्ब की ब्राइटनेस क्या होती जाएगी? तो ड्यूरिंग द इंसर्शन ब्राइटनेस विल डिक्रीज, ये लिख लेना, ब्राइटनेस डिक्रीज, ये मैंने लॉजिकली लिख। अब इसके बाद दूसरा पार्ट बताइए क्या होने वाला है? आप मुझे बताओगे आफ्टर द फुल इंसर्शन, बताइए
पूरी रोड इंसर्ट कर दी, अरे भाई बहुत अच्छा था, पहले धीरे धीरे जा रही थी रोड, अंदर जा रही थी, फ्लक्स बढ़ रहा था, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ, नेट वोल्टेज घट गई, तो नेट करंट घट गया, नेट करंट घट गया तो ब्राइटनेस घट गई। अब क्या हुआ, पूरी रोड इंसर्ट कर दी तो बहुत अच्छा है, तो बिल्कुल ब्राइटनेस खत्म हो जानी चाहिए, क्यों? हाँ, तो हमारा मकसद है चेंज देखना। जब रोड पूरी अंदर चली गई है, उसके बाद फ्लक्स बहुत अच्छा खासा हो गया, फ्लक्स मैक्सिमम हो गया, बट दिस हैज बिकम कांस्टेंट। बस यही तो बात है समझने की। तो फ्लक्स बहुत अच्छा हो गया, बढ़ गया है, लेकिन वो कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट हो गया है तो ईएमएफ कितना आएगा, कांस्टेंट का लिए ईएमएफ कितना आएगा, तो बल्ब सर्किट की नेट वोल्टेज फिर से कितनी आएगी, तो बल्ब की ब्राइटनेस फिर से क्या हो जाएगी, नॉर्मल, जितनी वी से जलता था उसी से चलेगा। क्लियर हुआ? अब तीसरा पार्ट भी बता दो फिर। तीसरा पार्ट में क्या कर रहे हैं, रोड को अब बाहर निकाल रहे हैं, बताइए। तो फिर से वर्ड यूज किया ड्यूरिंग, ड्यूरिंग रिमूवल, रिमूवल ऑफ रोड। अब बताइए, रोड को अगर बाहर निकालेंगे उस केस में क्या होगा, फ्लक्स बी क्या होगा, घटेगा, फ्लक्स क्या होगा, घटेगा, फ्लक्स कम हो रहा है तो ई जो होएगा वो प्लस डी फाइव बाई डी टी होगा क्या, फ्लक्स कम हो रहा है, फ्लक्स के रेट जो है, फ्लक्स की रेट जो है वो घट रही है ना, फ्लक्स कम हो रहा है, तो इस केस में ईएमएफ कैसा आएगा, ये ऐसा सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, इस सर्किट में करंट को सपोर्ट करेगा, सेम डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस करेगा, तो इस केस में वोल्टेज क्या आ जाएगी, बोलो क्या आ जाएगी, V प्लस। हाँ वही दो केस बनेंगे डेफिनेटली, V प्लस ही आ गई, तो इसमें भी फिर दो संभावनाएं हैं, बताइए दो संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं, कि बल्ब की ब्राइटनेस नॉर्मल से ज्यादा हो सकती है, दूसरा बल्ब फ्यूज हो सकती, तो दोनों पार्ट्स यहां आप लोग लिख लेंगे। तो यही तो समझ रहे हैं आप, रोड को अगर रिमूव कर रहे हैं तो रिमूव कर रहे हैं तो इस कोइल का फ्लक्स, फ्लक्स क्या होगा, कम होगा, ये कंफर्म है, फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स के बढ़ने का अपोज कैसे करती है कोइल, अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस करती है, फ्लक्स के घटने का अपोज कैसे करती है, अरे यार इधर किधर क्या, जो मेन करंट फ्लो हो रहा है वो कैसे फ्लो हो रहा है, उसके अपोज करना है, हाँ ये कौन है, मेन करंट, ठीक है। तो इसमें अपोज करना है अगर इस इंडक्टर को, तो बैटरी कैसे बनेगी, ऐसे, और नहीं तो कैसे बनेगी, ऐसे। हाँ इसी आई को देख कर तो करना है, जो मेन करंट है उसको देख करके बात करो, मेन करंट की डायरेक्शन में अगर वो करंट बना देती है, मतलब क्या कर रही है, फ्लक्स के घटने का अपोज कर रही है, अगर अपोजिट बैटरी ईएमएफ इंड्यूस कर रही है, इसका मतलब वो बढ़ रहा है करंट, और सॉरी फ्लक्स बढ़ रहा है, और बढ़ने का अपोज कैसे रहेगी, अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस कर रही है। तो ये चीजें तो हमने पहले इंडक्टर का बैटरी इक्विवेलेंट मॉडल पढ़ा था ना, उसमें भी किया था ना ये चीज। तो यहाँ पर ये दोनों केसेस होंगे, ये वाला केस कब होगा, आप ऐसे लिख लेना भाई, कुछ बच्चे गलत लिख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट में बैटरी कैसे बनने वाली है, ऊपर लिखा हुआ, सेकंड सॉरी सेकंड नहीं, थर्ड पार्ट में ऐसे, ये क्या है, इंड्यूस, ठीक है। और यहाँ दो आंसर्स आएंगे, पहला आंसर क्या आएगा, कि बल्ब की ब्राइटनेस नॉर्मल से ज्यादा भी हो सकती है, और दूसरा केस या दूसरी पॉसिबिलिटी बल्ब में फ्यूज। तो ये दोनों सवाल आपके सेम कॉन्सेप्ट